हेलो वेलकम बैक। आज मैं सर्किट को देखूंगा हमारे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर RLC को अलग अलग करके, फिर इसको कंबाइन करके और फिर ट्राइंगल हम देखेंगे किसका, RLC का, यानी इम्पीडेंस ट्राइंगल देखेंगे जिसमें R भी आएगा, L भी आएगा और C भी आएगा। अब तक तो हमने इंडिविजुअल देखता आया, लेकिन अब देखिए क्या होगा। अगर यहाँ पे कोई कहता है इसमें जाने वाला करंट I होगा, है ना, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V होगा, है ना, समझिएगा बारीकी से। वैसे ही यहाँ पे मान लीजिए कोई कहेगा कि यहाँ से जाने वाला करंट I होगा और इसमें जब करंट जाएगा इसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगा कि नहीं। चलिए रिएक्टेंस के टर्म पे भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे इसका वोल्टेज क्या होगा, VL, समझिएगा। और सिमिलरली यहाँ अगर कोई करंट आ जा रहा है तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ तो वोल्टेज होगा, क्योंकि इसका रिएक्टेंस होता है। तो रिएक्टेंस किस टर्म में, मैं अभी चर्चा कर देता हूँ। देखिए जैसे इसका रेजिस्टेंस जो अपोज करने वाला होता है वो तो होता है R ही। इसमें करंट का विरोध जो करता है वो क्या होता है, वो तो R खुद होता है रेजिस्टेंस। लेकिन जब आप बात करेंगे इंडक्टर का तो क्या L डायरेक्ट अपोज करता है, नहीं। तो कौन करंट का विरोध करता है जी, इसका XL होता है। इसको क्या कहते हैं, XL, जिसको क्या बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलिए बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करता है, इस करंट का विरोध करता है। और वो किस पे निर्भर करता है, हमने सब कुछ बताया था। हमने बोला था ओमेगा इनटू एल। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर फ्रीक्वेंसी में हम तोड़ते हैं तो ओमेगा का मान क्या होता है, 2πf। क्या होता है जी, 2πf। ओमेगा का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 2πf। चलिए 2πf इनटू, अगर इसका L का मान बोले तो यहाँ पे L होगा। सिमिलरली यहाँ पे आइए कैपेसिटर के वैल्यू पे, ये भी डायरेक्ट नहीं अपोज करता। इसका वोल्टेज मान लीजिए VC है, C किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, और V वोल्टेज यहाँ पे। तो इसका रिएक्टेंस रहा होगा कुछ ना कुछ इसमें, यानी एक तरीके से समझिए रेजिस्टिव एलिमेंट होगा, तब ना करंट जाएगा, तब करंट इनटू वोल्टेज, रेजिस्टेंस वोल्टेज बन जाएगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पे V वो होता है कौन, XC। कौन होता है, XC। इसको क्या बोला जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव, ये सब बता चुका हूं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये करंट का विरोध करता है, ना कि कैपेसिटर डायरेक्ट विरोध करता है, उसका रिएक्टेंस विरोध करता है। और कोई कहेगा रिएक्टेंस किस पे निर्भर करेगा, तो आप कहोगे ये निर्भर करता है 1/ωc पे, 1/ωc। इसका जस्ट उल्टा होता है। देखिए ये ωc है तो 1/ωc, ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि चलिए इसी को मैं लिखता हूँ 1/ωc को, और मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपको ओमेगा बराबर से लिख सकते हैं 2πf, जहाँ पे 2π कांस्टेंट है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये देखिए इनटू 1/c, ठीक है ना। यानी XC क्या हो गया, 1/2πfc। XC क्या हो गया, यानी यही करंट का विरोध करता है। कभी भी कैपेसिटर डायरेक्टली किसी करंट का विरोध नहीं करता अगर इसमें जाएगा तो। और इसमें कोई कहेगा करंट का विरोध कौन करेगा, तो वो है XL, जो किस पे निर्भर करता है, 2πfl। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो रिएक्टेंस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो अपोज करने का क्षमता बढ़ेगा। देखिए ध्यान रखिए, किसका सिग्नल, जो भी अप्लाइड वोल्टेज होगा, मान लीजिए कोई करंट वोल्टेज यहाँ जा रहा है, उसकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी ना, तो वो जैसे जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी जितना हाई होगा, ये उसका रिएक्टेंस उतना ही बढ़ेगा। देखिए रिएक्टेंस बढ़ेगा तो करंट का उतना ही ज़्यादा विरोध करेगा। लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ने से रिएक्टेंस कम ही जाएगा। देखिए नीचे वाला बढ़ेगा तो ये ऊपर वाला चीज़ घट जाएगा। इसका मतलब यहाँ तो ज़्यादा करंट जाएगा जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो। और यहाँ पे करंट का विरोध कोई कौन नहीं करता, यानी डायरेक्ट वैल्यू है R। यहाँ पे करंट का विरोध सीधे कौन करता है, यहाँ R। ये चीज़ क्लियर है। तीनों इंडिविजुअल कंपोनेंट को हमने देखा। इसको रेजिस्टिव, ये करंट का सीधा विरोध करता है। यहाँ इसका इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है, यानी इसमें भी एक रेजिस्टिव पार्ट होता है। इसका भी यूनिट अगर कोई पूछे आपसे कि इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका भी यूनिट ओम में। इसका भी कोई यूनिट पूछे तो इसका भी कोई यूनिट क्या होगा, ओम में। और इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम में। तो तीनों का यूनिट क्या होता है, ओम में। इसीलिए कई बार सीरीज में अगर जुड़ जाए या पैरेलल में जुड़ जाए तो कनेक्शन, यानी आसानी से हम उसका क्या करते हैं, एडिशन या फिर जो भी कैलकुलेशन हो वो किया जा सकता है। यानी इस रेजिस्टेंस अगर ये दोनों सीरीज में होगा तो इसका ओम जुड़ जाएगा, लेकिन वहाँ फेजर सम होता है, तो हम वहाँ पे इंपीडेंस ट्रायंगल देखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर कहीं पर भी रेजिस्टेंस सिर्फ दिखे तो ये आएगा रेजिस्टेंस के लिए,
कहीं पर सिर्फ इंडक्टर दिखे तो उसका रिएक्टेंस आएगा, आपको आंख बंद करके सोचना है। दूसरा, आपको हमने ये भी बताया कि एसी रिस्पांस में कैसा होता है, डीसी रिस्पांस में कैसा होता है, हमने आपको ये भी बताया है। यानी अगर इसमें डीसी जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा उसका 0, तो ये रिएक्टेंस 0 हो जाएगा, है ना। ये किसके केस में होता है, अगर कोई चर्चा करे तो ये एसी के केस में होता है। अगर कहेगा कि एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा इसी सर्किट में, कोई अगर 0 ओम कह दे, कोई क्या कह दे 0, तो यानी ये तभी होगा ये जब सर्किट कैसा रहा होगा, डीसी। जब सर्किट डीसी रहेगा तो रिएक्टेंस क्या होगा 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0 हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए रिएक्टेंस की चर्चा करते हैं। तो रिएक्टेंस में देखिए एक्ससी क्या होगा 1/0 और 1 को भागा 0 देते हैं तो मैथ में क्या पढ़ते हैं इनफाइनाइट। इसका मतलब एक्ससी इनफाइनाइट हो जाएगा जब सप्लाई कैसा हो डीसी, जब सप्लाई कैसा हो डीसी। ये कैसा है सप्लाई अगर कहीं डीसी दिया जाए, ये सब चर्चा मैं कर चुका हूं पर फिर भी आपको ध्यान में नहीं रहता ये सब चीज, इसीलिए मैं लिखा रहा हूं दोबारा से, ठीक है ना। एसी रहेगा तो रिएक्टेंस हमेशा ऑफर करता है, लेकिन डीसी में रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। डीसी करंट को हमेशा कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है। और ये डीसी कंडीशन में इंडक्टर हमेशा कैसा काम करता है, शॉर्ट करने का काम करता है। और रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं, बेचारा एसी हो या डीसी आराम से करंट गुजारेगा, पावर का लॉस करता है हमेशा, चाहे एसी हो या डीसी। इन चीज़ों का आपको पता हो, ठीक है ना। तो यानी हमने देख लिया ये इसके लिए इसका, ये इसके लिए सबका वैल्यू हमने देख लिया। अब समझिएगा कुछ चीज़ों की हमने चर्चा क्या किया था, समझिएगा। देखिए कहता क्या है, समझिएगा बारीकी से, कि इसमें जब अप्लाई करोगे वोल्टेज, इसमें जब अप्लाई करोगे वोल्टेज, समझिएगा बारीकी से ध्यान समझिएगा, इसमें जब अप्लाई करोगे वोल्टेज तो कौन पहले अपियर होगा, ये चीज को समझिएगा। ये देखिए अब मैं सर्किट बना रहा हूं, अभी तक तो आपने देख लिया, ये मान लीजिए चाहे एसी ही हमने लगाया, क्या किया एसी लगा दिया, ये कैसा सिंबल है जी, एसी का सिंबल है, एसी लगाया तो ऑब्वियसली ये जाने वाला वोल्टेज क्या है Vs, जाने वाला वोल्टेज क्या है Vs, ठीक है। और यहाँ पे इससे निकलने वाला करंट क्या है I, इससे निकलने वाला करंट क्या है जी I। तो कहता है देखिएगा अब पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा बराबर, देखिए यहाँ का वोल्टेज इसमें ड्रॉप के वोल्टेज के बराबर होगा। पैरेलल में वोल्टेज हमेशा जितना यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 10, क्यों, क्योंकि पैरेलल का वोल्टेज हमेशा क्या होता है सेम, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या होता है सेम। अब समझिएगा ये जाने वाला करंट है ये, और यहाँ का वोल्टेज है ये, जिसका नाम क्या दिया हमने VR, क्या दिया VR, ठीक है। अब समझिएगा क्या होता है जब रेजिस्टिव सर्किट हो, जब सर्किट रेजिस्टिव हो, सर्किट रेजिस्टिव कैसे बोले, जैसे जहां पे एलिमेंट, जैसे आपका बल्ब होगा, है ना, एक 100 वाट का जो बल्ब होता था पहले वो रेजिस्टिव सर्किट होता था। लेकिन आज का जो एलईडी बल्ब है इसमें इंडक्टर भी रहता है, कैपेसिटर भी रहता है, रेजिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि उसकी ल्यूमेन कैपेसिटी बहुत बढ़ाते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे इस टाइप के बल्ब में देखोगे पावर फैक्टर रहता है, जो एलईडी बल्ब दिखेंगे आपको या CFL दिखेगा वहां पे पावर फैक्टर रहता है बल्ब पे लिखा हुआ। लेकिन पहले जो 100 वाट के बल्ब आते थे उस पे पावर फैक्टर नहीं होता था, क्यों, क्योंकि वहां जो फिलामेंट होता था प्योर रेजिस्टिव होता था, वहां पे इंडक्टर नहीं होता था, कैपेसिटर नहीं होता था। चलिए पावर बहुत ज्यादा खाता था इसीलिए। अब समझिए कहता है क्या ये एसी VS वोल्टेज यहां से जो भेजा गया, कहता है ऐसे कंडीशन में करंट और जो वोल्टेज होगा हमेशा सेम फेज में होता है। जो रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें कोई लीड लैग नहीं करता। करंट रेजिस्टेंस हमेशा किसका अपोज करता है, विरोध करता है करंट का। किसका विरोध करता है, करंट का, ठीक है, विरोध करता है। यानी जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, करंट उतना ही धीरे धीरे जाएगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसका वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज एंड इससे निकलने वाला करंट I, जब लूप बन जाएगा तो करंट गुजरेगा कि नहीं, अगर सप्लाई दे दोगे तो इससे जाने वाला करंट I, समझिएगा, ये समझिएगा बारीकी से। अगर लोड रेजिस्टेंस खाली लगा हो, यानी एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हो खाली, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हो 100 वाट वाला, तो उससे में उस सोर्स से जाने वाला वोल्टेज है ना, सोर्स से जाने वाला वोल्टेज और इस लोड में जाने वाला करंट, दोनों जो होता है ना, दोनों यानी इसमें जाने वाला करंट जो IS है, समझिएगा, और ये IS वही होगा जो यहाँ का I होगा, क्योंकि सब सीरीज में है, समझिएगा। तो दोनों क्या होता है, सेम फेज में होता है। क्या होता है, सेम फेज में। अब सेम फेज की मैं चर्चा कर देता हूं, सेम फेज का क्या मतलब होता है, समझिएगा।
दोनों होता है सेम फेज में। तो आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन करें, मैं एक बार रफ कर देता हूँ, समझिएगा। यानी क्या होता है, यहाँ पे मैं नोट भी करा देता हूँ, कई बच्चों का कहना था नोट्स भी करना है। इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड यानी जब कोई सोर्स हो उसमें लोड रेजिस्टिव खाली है और इंडक्टर नहीं है कैपेसिटर है। इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। अभी इसकी बात मैं करता हूं कि क्या मतलब होता है सेम फेज। दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब देखिए क्या होता है, समझिएगा। यहां तक दिख रहा है ना आप लोगों को, यहां तक दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। ये आप लोग नोट डाउन कर दिया, तो हम इसको रफ कर देते हैं ताकि इसको सेम फेज में लिखते हैं। चलिए, इसको आप नोट डाउन कर लोगे। इसके नीचे मैं लिखता हूं, इसका मतलब है अगर AC का वोल्टेज ये है, इस वोल्टेज सोर्स का, समझिएगा, इस वोल्टेज सोर्स का सप्लाई वोल्टेज क्या है, ये है। ये अगर इसका वोल्टेज है VS, तो कहता है जो इसमें जाने वाला करंट होगा, समझिएगा, जो जाने वाला इसमें करंट होगा वो भी उसी के फेज में होगा, फेज शिफ्ट नहीं होगा। मान लो यहाँ से जाने वाला वोल्टेज है, इसका मैक्सिमम वोल्टेज मान लीजिए कि हम पीक वोल्टेज जो होगा वो हमने मान लीजिए 10 वोल्ट होगा। ये वोल्टेज ज़्यादा, मान लो कि वोल्टेज आपके घर में देखिए कितना होता है 220, AC में 220 वोल्टेज आप सप्लाई करते हो या 230, और करंट कितना जाता है किसी बल्ब में 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर। तो करंट हमेशा कम मैग्नीट्यूड का होता है, वोल्टेज ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होता है। इसीलिए हम जो ग्राफ बनाएंगे, देखिए ग्राफ बनाएंगे कैसा, करंट, ये देखो छोटा ग्राफ बनाए, क्यों बता रहा हूं अभी देखिएगा। ये है वोल्टेज का और ये है इससे निकलने वाला करंट, समझिएगा बारीकी से। पहले जो बात बोला हूं एक एक चीज समझिएगा। कहा क्या कि इससे निकलने वाला करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है जब लोड कैसा होता है, रेजिस्टिव होता है। तो हमने वही किया है, ये वोल्टेज था, ये वोल्टेज सोर्स था, AC में वोल्टेज ऐसा था, AC लिखा था यहाँ पे, है ना, वोल्टेज यहाँ पे VS है ना, ये VS, और करंट जो निकलेगा वो भी सेम फेज। सेम फेज किसको कहेंगे भाई, आप समझिएगा, जहां पर दोनों की कटिंग पॉइंट जो क्रॉस करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो सेम जगह पे पॉइंट पे कट करे, उसी को बोलते हैं सेम फेज। इसको क्या बोलेंगे, सेम फेज। इसका मतलब यहां कोई बोले कि एक का यहां से यहां तक 180 है, तो दूसरे का भी यहां से यहां तक कितना है 180, समझिएगा बारीकी से समझिए। इसका एक वेव का यहां से यहां तक 180 है, तो दूसरे का भी 180। इसका मतलब यहां बोले कोई फेज चेंज, जिसको फाई बोले तो क्या बोलेंगे 0 डिग्री। एक कोई उठ के आगे पीछे गया क्या, नहीं गया, कोई उठ के आगे पीछे नहीं गया। ये अगर वोल्टेज है तो दूसरा क्या है, करंट है। हाँ, कोई कहेगा कि सर वोल्टेज बड़ा बनाए हैं, करंट का ग्राफ छोटा क्यों बनाए, तो ध्यान रखिए हमेशा कहीं भी वोल्टेज सोर्स ज्यादा रहता है, वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है और करंट से कम। जैसे कि बोला कि आपके घर में 220 वोल्ट आता है, लेकिन कोई मोटरे है या कोई भी चीज है तो मैक्सिमम 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर लेगा, है ना, मैग्नीट्यूड में, लेकिन वोल्टेज 220। क्लियर है चीज है। तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड देखिए ज्यादा लिया है ना, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड कम लिया, इसीलिए, ठीक है ना। अगर आप किसी को बनाना हो कि नहीं सेम में बना देंगे, तो वो इसका मतलब वोल्टेज भी सेम ले रहा, करंट भी सेम ले रहा। तो ग्राफ में तो बना सकते हैं, पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल बहुत कम, रेयर कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। तो ये क्लियर है। तो इसका मतलब सेम फेज का मतलब इसी को बोलेंगे सेम फेज। इसी को क्या बोलेंगे, सेम फेज। इसका मतलब फेज में कोई चेंज नहीं होता है। जब लोड रेजिस्टिव होता है, उसको AC सोर्स दिया जाता है, तो करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलता है। करंट और वोल्टेज क्या करता है, दोनों साथ साथ चलता है। मैग्नीट्यूड किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका फेज शिफ्टिंग जो है कुछ नहीं होगा, वो 0 फेज शिफ्टिंग होगा। जैसे ये यहाँ शुरू हुआ तो ये भी यहाँ शुरू हुआ, यहाँ क्रॉस किया तो यहाँ भी क्रॉस किया, ये यहाँ से उठा तो यहाँ से उठा। चीज़ें क्लियर, सेम फेज में होता है। रेजिस्टिव सर्किट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए जब सर्किट में रेजिस्टिव लोड होता है तो करंट और वोल्टेज किस फेज में होता है, सेम फेज में। और पूछेगा फेज डिफरेंस कितना होता है, इसी को बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, हालांकि बहुत आगे वाले चीज़ों में हम घुस रहे हैं, लेकिन चूंकि इस टॉपिक को और कहीं दिया ही नहीं आपके सिलेबस के अंदर, तो
इसीलिए मुझको समझाना पड़ रहा है यहाँ पे। ये नहीं तो आरएलसी सर्किट में ये सब पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर कोई सोर्स है आपके घर पे, सोर्स जैसे प्लग होता है ना, प्लग होते हैं हमारे घर में, प्लग में से अगर किसी लोड, रेजिस्टिव लोड का करंट जाएगा, यानी एक प्लग है, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लग है, ये प्लग है, ये प्लग है, और यहाँ से यही हमारे लिए सोर्स हो गया, प्लग ही क्या हो गया, सोर्स। कितने वोल्ट का, 220 वोल्ट का, जो आपके घरों में है। और यहाँ से जो करंट निकलेगा I, और ये जो सोर्स है VS, इन दोनों में कोई फेज शिफ्टिंग नहीं होगा अगर कोई रेजिस्टिव लोड का बल्ब होगा, अगर कोई फिलामेंट वाला बल्ब होगा या रेजिस्टिव लोड का और कोई भी इक्विपमेंट होगा, तो दोनों में कोई फेज शिफ्टिंग नहीं होगा। ये हमारा बल्ब है, ठीक है ना, चीज़ें क्लियर है। चलिए, तो यही चीज़ें कहता है सोर्स से निकलने वाला, चीज़ें क्लियर है। तो इसी में फेज, सेम फेज इसी को बोलते हैं, फेज डिफरेंस जीरो है। फेज डिफरेंस सबकी चर्चा आगे होगी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लूँ। चलिए इंडक्टर, दूसरा पॉइंट में आ रहा हूँ। इंडक्टर, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, दूसरा पॉइंट है इंडक्टर। चलिए इंडक्टर को देख लेते हैं बढ़िया से। कहता है इंडक्टर में कि देखना, करंट और ये वोल्टेज, ये करंट और वोल्टेज, तो कहता है क्या, समझिएगा कि इसमें जाने वाला करंट और इसका उत्पन्न वोल्टेज, जब करंट जाएगा तो ऑब्वियसली फील्ड तैयार करता है और वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। हमने लास्ट टाइम लॉ भी बताए थे आपके फेराडेज के, है ना। तो बताइए वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जब इससे करंट जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस का मान क्या है, XC, रिएक्टेंस का XL, रिएक्टेंस का मान क्या है, XL। अब समझिएगा, तो कहता है कि अब ये करंट और ये वोल्टेज क्या सेम फेज में होता है, तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ पे नहीं होता। समझिएगा, यहाँ पे नहीं होता। अब इसमें हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। देखिएगा, अब हम इसमें देते हैं सप्लाई, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर, सब समझ गए ना आपने, ठीक है। अब इसमें हमने सप्लाई दिया, मान लीजिए सप्लाई का नाम है VS, सप्लाई का नाम है वोल्टेज सोर्स। और जैसे ही लोड कनेक्ट हो गया, यानी इंडक्टर है, यानी इंडक्टर को ऐसे तो नहीं लगाएंगे इंडक्टिव, जैसे कि मोटर लगा दिए, लोड में कैसा होगा मोटर, उस मोटर के इंडक्टर को यहाँ लगा देते हैं हम, इंडक्टिव लोड के नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मोटर तो प्योर नहीं होगा, लेकिन हम प्योर इंडक्टर लगा रहे हैं, तो इससे निकलेगा ना करंट। क्या निकलेगा, करंट। चूंकि एक लूप कंप्लीट है तो सोर्स से निकलेगा करंट। जब सोर्स से करंट निकलेगा तो बताइए सर्किट कैसा होगा। तो कहता है देखिए, ये जो हमने VS भेजा है, समझिएगा, जो VS हम यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं, और ये जो इसका करंट IS है, ठीक है ना। अब ये पैरेलल में VS और VL बराबर होगा कि नहीं, बताइए पैरेलल में VS VL बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि पैरेलल में यहाँ से जो सोर्स भेजे यही इतना ही ड्रॉप होगा, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे किस क्या चीज़, KCL KVL। तो KCL KVL कम से कम आप लोग को बेसिक इतना पता होना चाहिए, 10th में भी पढ़ते हो, 12th में भी पढ़ते हो। यानी यहाँ वोल्टेज, कोई सोर्स जितना वोल्टेज भेजेगा पैरेलल में, वहाँ पे ड्रॉप भी उतना ही होगा। जैसे यहाँ पे अगर 220 भेजे तो इसका भी वोल्टेज ड्रॉप 220 ही होगा। यहाँ 220 भेजे तो यहाँ भी 220, यहाँ 220 भेजेंगे तो पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या होता है, समान। अब समझिएगा, अगर कोई कहता है कि ये बताइए भैया कि इसमें इसका जाने वाला करंट और इसमें भेजने वाला ये वोल्टेज सोर्स, क्या कोई फेज लीडिंग लैगिंग होता है इसमें, कोई करंट वोल्टेज आगे पीछे चलता है? तो कहा जाता है हाँ। यहाँ कहाँ तक बनेगा ग्राफ, चलिए यहाँ तक बन जाएगा। मैं इसको रफ ही कर देता हूँ क्योंकि आपने ये यहाँ तक देख लिया है। चलिए मैं इसको रफ ही कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, समझिएगा। ये AC है कनेक्ट, VS सोर्स है, करंट यहाँ से IS जाएगा, लूप कंप्लीट करेगा। तो कहते हैं देखिए, आपको पता है इंडक्टर हमेशा किसका विरोध करता है, करंट का, करंट के फ्लक्चुएशन का विरोध करता है। इंडक्टर ऑलवेज अपोज द चेंज ऑफ करंट, सडन चेंज ऑफ करंट का विरोध करता है। पहले मान लीजिए कोई यहाँ से कोई सप्लाई नहीं है, डिस्कनेक्ट है, तो कोई करंट नहीं जा रहा था, एकाएक सप्लाई कनेक्ट कर दोगे तो हो सकता है 10 एम्पीयर करंट जाने लगे, तो 0 से 10 हो गया, सडन बहुत ज्यादा करंट चेंज हो गया, तो उसका हमेशा इंडक्टर क्या करता है, विरोध करता है। तो समझिए क्या कहता है, जब इंडक्टर हो तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने क्लोज कर दिया, स्विच लगा दिया और डायरेक्ट सप्लाई दिया, तो करंट 0 एम्पियर से तुरंत बढ़ना चाहेगा कहाँ, 10 एम्पियर तक। लेकिन ये तुरंत 10 एम्पियर नहीं होने देता। इंडक्टर की एक खासियत है, इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी यह सडन चेंज ऑफ करंट का विरोध करता है। इसका मतलब इसमें जो VS है, वोल्टेज तुरंत एपियर हो जाता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज 220 है तो यहाँ पे वोल्टेज एपियर हो जाएगा।
लेकिन करंट बेचारा अगर 10 एम्पियर 0 से 10 है तो धीरे धीरे करंट जाएगा, देखिए धीरे धीरे करंट जाएगा और धीरे धीरे तब हो जाएगा कुछ देर बाद 10 एम्पियर, कुछ देर बाद क्या होगा 10 एम्पियर। यही होता है जिसको आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम कांस्टेंट वगैरह। इसका मतलब है इंडक्टर हमेशा किसका विरोध करता है, करंट का। तो यानी हम कह सकते हैं प्योर इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर जिसमें प्योर इंडक्टर मतलब जिसमें रेजिस्टेंस ना लगा, प्योर इंडक्टर ही है ना। क्या होता है, करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है, यानी IS लैग्स बाय VS बाय 90 डिग्री। समझिएगा क्या कहता है कि इस केस में जो आपका करंट है ना, जो निकलने वाला इस से करंट है, और ये जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज पहले तुरंत एम्पियर हो जाता है, जितना वोल्टेज था तुरंत एम्पियर हो जाता है। लेकिन बेचारा करंट जो 0 से 10 एम्पियर एकाएक इससे गुजरना था वो नहीं गुजर पाता, तो इसलिए बोलते हैं करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है। इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है। क्लियर है? तो ये आप लिख लेना, मैं इसके ग्राफ को यहाँ पे बना दूं, यहाँ पे आपको ग्राफ को बना दूं, ठीक है ना। आप पॉज करके लिख लेना इस चीज को, समझिए। अब समझिए क्या हो रहा है कि अगर इंडक्टिव सर्किट है, ये AC का है हमारा सिग्नल, AC का सिग्नल है, इंडक्टिव सर्किट है, ये AC है। अभी हम बताएंगे AC DC को भी बहुत अच्छे से बताएंगे, है ना, क्योंकि पहले सिलेबस को भी कवर कर लिया जाए, उसे बहुत सारी चीज़ों को बताना है। पर समझिएगा ये जो है आपका, हमने इसमें वोल्टेज भी लेना है, करंट भी लेना है, इस ग्राफ पे दोनों को लेना है। पहले हमने मान लिया कि किसको लिया, वोल्टेज, ये VS को हमने ले लिया, किसको, VS को ले लिया। अब करंट क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लैग कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि इंडक्टर करंट को अपोज करता है। तो करंट 90 डिग्री से लैग करने का क्या मतलब हुआ, समझिएगा। पहले आपको थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए, यहाँ पे सर्किट कोई रोल नहीं प्ले आप कर रहा है, आपको थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए। देखिए मैथ्स क्या कह रहा है, समझिएगा, थोड़ा यहाँ दिख रहा है ना। चलिए, कोई कहता है कि ये कोई सर्किट है, ये ग्राफ है, वेव है ना। तो 90 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 360 डिग्री है। इसका मतलब इधर कोई जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा आप जी, माइनस 180 डिग्री यहाँ होगा, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो इधर वाला चीज कहलाता है लैग, इधर वाला चीज कहलाता है लैग, और जो इधर से कोई ग्राफ चला होगा तो उसको बोलते हैं लीड। जो इधर चला होगा, पहले से आ रहा होगा, वो लीड, और इसको बोलते हैं लैग। समझिएगा, अभी बता रहा हूँ एकदम बारीकी से। तो कोई कहेगा कि 90 डिग्री से पीछे चल रहा है, कोई ग्राफ कहेगा हम 90 डिग्री लेट हैं। जैसे यहाँ बात कर रहा हूँ कि करंट पिछड़ रहा है, यहाँ बात क्या कर रहा हूँ, करंट पिछड़ेगा, क्योंकि इंडक्टर उसका विरोध करता है, तो करंट पिछड़ जाता है और वोल्टेज पहले अपियर हो जाता है। तो यहाँ पे कोई कहे लैग कर रहे हैं, इसका मतलब अगर ये देखिए टाइम का ग्राफ होता है ना जी, ये कौन सा ग्राफ होता है, टाइम का। ये ग्राफ कौन सा होता है, देखिए हर जगह ओमेगा टी या टी रहेगा आपको ग्राफ में, है ना, टाइम का। इसका मतलब ये पहले टाइम है, ये बाद का टाइम है, ये पहले टाइम है, ये बाद का टाइम है। यहाँ ये जितना यहाँ तक जाएंगे तो और लेट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ अगर 10 बजा होगा, 10 AM, तो यहाँ 10:02 AM हो गया होगा, यहाँ लेट होगा ना जी। कोई चीज़ यहाँ शुरू हुआ तो कुछ देर बाद यहाँ गया होगा, तो यहाँ 10 बजा होगा तो यहाँ पे 10:02 हो गया होगा। टाइम डिले, वो बात अलग कि 10:01 सेकेंड ही हुआ होगा, पर डिले इधर होगा, लैग इधर होगा, लीड इधर होगा। कोई चीज़ यहाँ से शुरू हुआ होगा, इसका मतलब ये लीड कर रहा था बेचारा, पहले से चल रहा है। और कोई चीज़ यहाँ से शुरू होगा, इसका मतलब ये अगर डिफरेंस ये है, यहाँ से कोई शुरू होगा तो उसको लैग बोलते हैं। चलिए समझिएगा, तो इसका मतलब समझिएगा बारीकी से। हमने बोला क्या, करंट 90 डिग्री से लैग करेगा, इंडक्टिव सर्किट में करंट 90 डिग्री से लैग करेगा। इसका मतलब होता है, समझिएगा, तो लैग इधर है तो करंट का ग्राफ हमेशा कहाँ से चलेगा, 90 डिग्री यहाँ आएगा तो करंट यहाँ से चलना शुरू करेगा। करंट कहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ से। इसी को बोलता है लैगिंग सर्किट। जैसे ये है हमारा वोल्टेज सोर्स, तो करंट जो IS है वो कहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ से। देखिए 90 डिग्री से, ये कौन सा डिग्री है, 90, चलो 90 डिग्री से चलता हूं मैं यहाँ से, देखिए आप, क्लियर है। ये कौन सा ग्राफ हो गया, करंट का। ये कौन सा ग्राफ हो गया, 90 डिग्री के। ये कितना से पिछड़ रहा है, कौन, करंट, IS जो है, इससे निकलने वाला करंट इस वोल्टेज से कितना से पिछड़ रहा है, 90 डिग्री से। कितना से, 90 डिग्री से। कब, जब इंडक्टिव सर्किट प्योर इंडक्टिव होगा तब,
प्योर इंडक्टर होगा तो 90 से पिछड़ता है। ये एग्जाम में पूछता है इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितने का होता है, तो 90 डिग्री का, यानी करंट को धकेल देता है पीछे कि तू लेट आना, पहले वोल्टेज अपियर हो जाता है। ठीक है ना। अब समझिएगा, अब कभी भी किसी ग्राफ को हम वहीं से नहीं छोड़ते हैं, कभी भी किसी ग्राफ को हम वहीं से नहीं छोड़ते हैं, हमेशा वाई एक्सिस से जरूर जोड़ देते हैं। इसका मतलब अब इसके ग्राफ को यहाँ से जोड़ देंगे, क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ देंगे। अब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए अब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा फाइनली, सॉरी चलिए इसी से कर देता हूँ, यहाँ से इसको दिखाया, ये रहा दिस, क्लियर। इसको जो भी चीज़ नीचे से, कोई चीज़ नीचे से शुरू होता है तो हमेशा लैग ही करता है। देखिए ये नीचे से, यहाँ से कहीं भी शुरू होता है तो अगर नीचे से चलेगा तो लैग ही करेगा। तो ये कितना डिग्री ना लैग कर रहा है, 90 डिग्री। ये अपने को देखना है कि जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ है तो इस एक्सिस पे दूसरा ग्राफ भी यहाँ से कहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ, तो इसी को बोलते हैं 90 डिग्री से लैग कर रहा है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, ये 90 डिग्री लैग कर जाता है। कौन 90 डिग्री लैग करता है, कौन, करंट। आपका IS क्या करता है, 90 डिग्री लैग करता है। इसी को ग्राफ में ऐसे दिखाते हैं। ठीक है ना। आगे आइए कैपेसिटिव सर्किट में, अब इसको भी सोर्स लगाना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, सोर्स लगाना पड़ेगा। VC लगा दिए तो लूप जैसे ही कंप्लीट होगा, करंट का हो गया IS क्यों ले रहे हैं, सोर्स करंट, I मतलब करंट, S मतलब सोर्स से निकलने वाला करंट ले लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है कि ऐसे सर्किट में कैपेसिटर किसका विरोध करता है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। किसका विरोध करता है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। मान लीजिए पहले कोई चीज कैपेसिटर में कुछ नहीं लगा था और तुरंत आपने वोल्टेज लगा दिया, तुरंत क्या कर दिया, वोल्टेज लगा दिया। मतलब पहले 0 वोल्ट था और तुरंत आपने वोल्टेज लगा दिया, तो पैरेलल में वोल्टेज उतना ही, तो समझिएगा यहाँ पे तुरंत आपने वोल्टेज लगा दिया तो क्या होता है, वोल्टेज का विरोध करता है। क्या करता है, वोल्टेज का विरोध करता है, करंट तुरंत चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम कहते हैं कि कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग, वोल्टेज बेचारा पिछड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ प्योर, दिख रहा है कि नहीं, इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर कौन लीड करता है, करंट पहले चला जाता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें करंट पिछड़ता है तो इसमें करंट आगे बढ़ता है, वोल्टेज लीड करता है। करंट लीड्स बाय 90 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज। वोल्टेज से क्या करता है जी, 90 डिग्री करंट लीड करता है। नहीं दिख रहा आपको, नीचे नहीं लिखा गया तो कोई बात नहीं, लिखिए इस चीज को। इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर करंट लीड बाय 90 डिग्री, करंट कितना से लीड करता है, 90 डिग्री से। किससे, आपके सप्लाई वोल्टेज से। यानी वोल्टेज क्या करता है, करंट लीड बाय 90 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज, यानी वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। जब तक यहाँ पे वोल्टेज बढ़िया से एपियर होगा तब तक करंट पहले उससे निकल जाता है। ठीक है ना। ये चीज़ों का ध्यान रहे, ये इंडिविजुअल चीज़ें हमने आपको बता दिया। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, इसको लिख लें और इसके बाद हम इसकी कुछ जानकारी देता हूँ यहाँ पे, ताकि और कुछ बेहतर हो जाए आपके लिए। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कौन लीड करता है कौन लैग करता है, क्योंकि इसको अलग से कहीं क्लास आपको इंडिविजुअल के लिए दिया ही नहीं। RL सर्किट है, नेक्स्ट यूनिट में RL सर्किट है, RC सर्किट है, RLC सर्किट है, कॉम्बिनेशन दिया है। तो इंडिविजुअल के बारे में हम चूंकि पढ़ रहे थे तो हम चाहते हैं ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए कुछ चीज़ों की और चर्चा की जाए, कुछ चीज़ों की चर्चा और कर ली जाए, कुछ चीज़ों की चर्चा और कर ली जाए। जब कैपेसिटर इंडक्टर ही पढ़ रहे हैं तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लिया जाए, है ना। ध्यान रखें, इसमें कैपेसिटर इंडक्टर को AC लगा के मैं बता रहा हूँ, है ना। AC लगा के पहले से भी क्लास में बताया हूँ, DC के साथ भी बता दिया हूँ, AC के साथ भी बताया हुआ हूँ। अब एक चीज़ की खासियत क्या है और क्या मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा। तो एक चीज़ तो तय हो गया, यहाँ का अगर कर्व बनेगा, यहाँ का कर्व बनेगा तो सोचिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई बोलता है कि अभी वोल्टेज ही यही बना दिया हूँ, मैं वोल्टेज यही बनाया हूँ, तो करंट बेचारा इसमें क्या करता है, लीड करता है ना। इससे निकलने वाला ये करंट क्या करेगा, लीड करेगा। तो लीड करने का मतलब है कि कोई करंट पहले से चल रहा था, कोई करंट क्या कर रहा था, पहले से
चल रहा था। मतलब सबसे पहले करंट पहले गुजर जाएगा, बाद में वोल्टेज बढ़िया से अपियर होगा। पहले करंट गुजर जाएगा, बाद में, यानी क्योंकि ये सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को विरोध करता है। शुरुआत में 0 वोल्ट था, स्विच ऑफ था, कोई भी सोर्स नहीं कनेक्ट था तो 0 वोल्ट था इसके क्रॉस, लेकिन तुरंत मान लिया आपने 220 वोल्ट लगा दिया। कितना? 220 वोल्ट। तो 0 से 220 सडन चेंज वोल्टेज हो गया, तो उसका हमेशा विरोध करता है, इसीलिए वोल्टेज धीरे धीरे अपियर होता है, करंट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए करंट का ग्राफ ये रहा, करंट का ग्राफ ये रहा, और वोल्टेज ये रहा। तो ये यहाँ शुरू हुआ, तो यानी 90 डिग्री पहले से चला होगा, यहाँ इधर से 90 डिग्री पहले चला, ये यहाँ से शुरू हुआ। अब चूंकि हमने अभी बोला कि कोई भी ग्राफ ना हमेशा वाई एक्सिस से टच कर देते हैं, बस वाई एक्सिस से टच करते हैं, तो पहले के ग्राफ को नहीं लिखते हैं। पहले ग्राफ को क्या करते हैं? नहीं लिखते, पहले ग्राफ को नहीं लिखते। इसका मतलब जो कर्व, जो ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होता होगा, ये एक मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम से शुरू होता होगा ऊपर से, वो हमेशा क्या करता है? लीड। क्या करता है? लीड। जो ग्राफ नीचे से शुरू होता है वो हमेशा क्या करता है? लैग। क्लियर है? तो ये देखिए ऊपर से शुरू हुआ, इसका मतलब IS लीड कर रहा है, किससे? बाय वोल्टेज VS, यानी इसका वोल्टेज से करंट लीड करता है। तो इसीलिए कैपेसिटिव सर्किट हमेशा क्या होता है? लीडिंग सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट को क्या बोलते हैं? लीडिंग सर्किट। क्यों? क्योंकि ऐसे कंडीशन में करंट लीड करता है। ध्यान रखें, कौन लीडिंग सर्किट होता है, कौन लैगिंग सर्किट होता है, ये हमेशा डिपेंड किस पे करता है? याद रखिए, कौन लीडिंग सर्किट है, कौन लैगिंग सर्किट है, ये हमेशा डिपेंड करता है करंट पर। करंट जब लीड करता है तो बोलते हैं लीडिंग सर्किट, यानी कैपेसिटर में करंट लीड करेगा तो कैपेसिटर को लीडिंग सर्किट बोला जाता है। इंडक्टर में करंट क्या कर रहा है? लैग सर्किट, लैग करता है, तो हमेशा इंडक्टर में करंट अगर लैग करता है तो बोला जाता है इंडक्टर को लैगिंग सर्किट। कहीं आपसे बोल दिया आंख बंद करके, बताइए लैगिंग सर्किट कौन होता है? इंडक्टर। क्यों? क्योंकि इंडक्टर करंट को पीछे धकेलता है, और जो करंट पीछे धकेला जाता है जिस भी कंडीशन में, वही कहलाता है करंट। अगर कहीं किसी भी सर्किट में कहीं भी करंट अगर आगे जा रहा है तो वो सर्किट कहलाएगा लीडिंग सर्किट। करंट वोल्टेज से पीछे जाएगा तो कहलाता है लैगिंग सर्किट। करंट क्या करता है? हमेशा वही कहलाता है। ऐसा नहीं कि वोल्टेज आगे बढ़ रहा है, करंट पीछे चल रहा है तो लीडिंग वोल्टेज, वर्ड वोल्टेज वो आपको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो लीडिंग सर्किट में कभी वोल्टेज आगे नहीं जाएगा, करंट हमेशा आगे जाएगा। ठीक है, चलिए अब कई बार आप देखोगे जे लगा होता है, यहाँ देखिए आप देखोगे ना, जैसे j⍵L लगा होता है, j⍵ लगा रहता है, इसी को बोलते हैं J2πfL। इसका मतलब ये जो रिएक्टेंस है, ध्यान रखिएगा, जो रिएक्टेंस है उसको अगर एंगल में लिखना होता है, यानी एंगल में लिखना होता है तो जे डालते हैं, एंगल में लिखना होता है तो क्या लिखते हैं? जे डालना होता है। इसका मतलब कि इंडक्टर, जो रिएक्टिव इंडक्टर है, ये हमेशा 90 डिग्री से लीड करता है। देखिएगा अभी मैं बता रहा हूँ, ये कंपोनेंट होगा किसके टर्म में? इन केस ऑफ, ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ हम कहेंगे कि ट्राइंगल के अंदर इम्पीडेंस ट्राइंगल, यानी ω/L × 90 डिग्री XL के लिए होता है, ω/L × 90 डिग्री। इसकी चर्चा आगे करेंगे, अभी मैं चूंकि ये बना हुआ है तो इसलिए मैंने दिखा दिया। और यहाँ पे XC बराबर कहेंगे तो कहीं भी होता है 1/jωC। जब एंगल लिखना होता है तब हम जे का यूज करते हैं, नहीं तो जे का यूज नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/ωC इंटू 1/J का मान कितना होता है? 90 डिग्री। आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा J का मान कितना होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब XL बराबर 1/ωC, एंगल ऊपर जाएगा तो 90 डिग्री, नीचे से ऊपर जाता है तो -90 डिग्री। ये क्या है? इम्पीडेंस ट्रायंगल में मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इसको अभी आपको देख लेना है, बस इतना देख लेना है। अब इसमें अभी कहीं नहीं जाना, जो अब तक करा था वही देखना है, इसमें कहीं नहीं जाना। अगर इसको चाहो अब मैं कहूँ रफ कर दूँ तो रफ कर दो, बस ये समझना है कि इसमें जे लगता है क्या होती है, हम इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल में बताएंगे। इसीलिए ये लगता है अभी आपको बस एक दिमाग में दे दिया, आइडिया दे दिया, लेकिन इसके टर्म को हम आगे कभी डिस्कस करेंगे जरूर, है ना, क्योंकि एसी एनालिसिस के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। तो अभी तक आपने देखा कि इंडिविजुअल कैपेसिटर इंडक्टर को तीनों को एक साथ मर्ज करने से कैसा इफेक्ट होता है, और आगे तो हम आरएल सर्किट नेक्स्ट यूनिट में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत तो आपको होना चाहिए इंडिविजुअल कंपोनेंट के रिगार्डिंग। तो आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, आगे क्लास को फिर कंटिन्यू करूँगा। ओके।